औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 11th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपके सामने शेयर होगा। इसका जो मेन टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके मेथड्स क्या हैं, इसके तौर तरीके क्या हैं, ये किस तरह एसेस की जाएगी, किस तरह मेजर की जाएगी, इसकी एवेल्युएशन कैसे होगी, इस पर आज चर्चा होगी। तो एक जो सब टॉपिक इसका है, एक मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके बारे में आपसे बातचीत हुई है, वो आपके सामने डिस्कस हुआ है। आज हम बिल्कुल बात करेंगे कि दूसरा जो मेथड है इसका वो है केस स्टडी। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी को सामने रखकर आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे सोच विचार होंगे इस बारे में वो आपके सामने आज शेयर होगा। तो पहले हमें ये देखना है कि केस स्टडी लेट्स फर्स्ट सी व्हाट डू यू मीन बाय ए केस। एक केस क्या है, कि केस कौन सा है? द केस इज स्लो लर्नर। एक बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, एक बात। दूसरी, मॉल adjusted or maladjustment of a child. Number third, drug addiction or drug addictor. Number fourth, delinquent. इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमारा केस बनते हैं, यानी इन्हीं पर हमें स्टडी करनी पड़ती है कि आया अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है क्लास में। मैंने हर बार आपसे ये बात अर्ज की कि कोई नाकाबिल नहीं होता है, इनएफिशिएंट नहीं होता है, इनकैपेबल नहीं होता है, सिर्फ एप्टीट्यूड और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है। तो स्लो लर्नर एक बच्चा लिटरेसी में हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स, इसमें स्लो लर्नर हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि स्लो लर्नर क्यों है ये। इसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, जिसका हमने बहुत बार जिक्र किया है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है। कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो मत है, कोई और फिजिकल या मेंटल या कोई और मसला, डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये स्लो लर्नर क्यों है? और एक चीज, मॉल एडजस्टमेंट। कोई बच्चा मॉल एडजस्टमेंट महसूस क्यों करता है? मॉल एडजस्टमेंट मीन्स कि कोई बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ क्लास में एडजस्ट नहीं होता है। इनके साथ उसका उठना बैठना नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? ये मॉल एडजस्टमेंट फील क्यों करता है क्लास में? ये तनी तनहा क्यों रहता है? ये लोनलीनेस इख्तियार क्यों करता है? ये सैलिट्यूड इख्तियार क्यों करता है? इसकी वजह क्या है? ये गुमसुम क्यों रहता है? ये हमें देखना है। और एक चीज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको नशे की लत लगी हुई होती है, जो नशे का शिकार होते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्टर है तो क्यों बन गया है, इसकी क्या वजह है, इसके पस मंजर में क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और एक चीज, डिलिक्वेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आउटलास बनते हैं, स्टबॉर्न होते हैं, सरकश होते हैं, जो किसी का
नहीं मानते हैं, खुद रो होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कभी कभी बड़ी भी गलती कर सकते हैं, तो इन बच्चों को डिलिक्वाइंट बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चे ये अपना जो बिहेवियर है इसका इसकी नेगेटिविटी किस तरह दिखाते हैं, मतलब अपने बिहेवियर का गलत इस्तेमाल किस तरह करते हैं, अपने व्यवहार और वतीरे को किस तरह गलत तौर पर अपने मतलब सोसाइटी में, सोशल सेटअप में, कम्युनिटी में पेश करते हैं। इसकी वजह क्या है? ये हमारे केसेस है, इन्हीं की स्टडी करनी है। तो ये हमारी केस बनते हैं, तो केस स्टडी इनकी करनी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि केस स्टडी का थोड़ा बहुत हम यहाँ पर मीनिंग दे देंगे। केस स्टडी मीन्स सिस्टमैटिक complete study of a child regarding academic, physical, intellectual, mental, emotional, social, या ओवरऑल हम कहेंगे ओवरऑल बिहेवियर और कंडक्ट। एक सिस्टमैटिक अंदाज में की जाती है केस स्टडी, कंप्लीट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर की जाती है। एक बच्चे की इसकी एकेडमिक डेवलपमेंट देखी जाती है, इसमें रिचनेस क्या है, लेकनेस क्या है, फिजिकल रिचनेस क्या है, हेल्दीनेस क्या है, साउंडनेस क्या है, इसमें खामियां क्या क्या हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इमोशनल, जज्बाती तौर पर हम बच्चे का जो इमोशंस है उसका जो बिहेवियर है, सोशल, सोसाइटी में उसका उठना बैठना कैसा है, क्लास में उसका उठना बैठना कैसा है, स्कूल में और बच्चों के साथ उठना बैठना कैसा है, कम्युनिटी में उठना बैठना कैसा है, और ओवरऑल उस बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है और उसका कंडक्ट, उसका डिमीनर, उसका चाल चलन, उसकी चाल डाल, उसका वतीरा देखा जाता है कि ये बच्चा सोसाइटी में, क्लास में, स्कूल में, घर में कैसे अपने बिहेवियर को पेश करता है, अपने आप को पेश करता है सोसाइटी में एज ए गुड सिटीजन, एज एन आइडियल सिटीजन। क्योंकि आगे चलकर एक बच्चे को एक कौम का मुस्तकबिल जो है वो संवारना पड़ता है। मुस्तकबिल की डोर जो है ये हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो यूथ हैं, इन्हीं के हाथ में होती है हर एक कौम की। तो आगे चलकर ये कैसे अच्छा कैरेक्टर दिखाएगा ये हमें देखना पड़ता है कि क्या ये बच्चा आगे चलकर कुछ दिखाएगा या इसमें कुछ लेकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसको एक उस्ताद को, माँ बाप को पहले ही उनका रेड्रेसल करना जरूरी, मतलब लाजमी बनता है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये बच्चा जो है आगे चलकर ज़ाया ना हो जाए। इसके बहुत सारे रिपरकशंस फिर निकलते हैं, हमारे रिसोर्स ज़ाया होता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्टेप्स इसमें क्या क्या है, कि हम केस स्टडी जो है, ये जो केस स्टडी किस तरह की जाती है, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहले जो है वो है लोकेशन ऑफ द केस।
जो हमारा केस है, ये जो बच्चा है हमारा या कोई और मसला है, ये केस कौन सा है, इसको लोकेट करना है पहले, इसको पहले पॉइंट आउट करना है। ठीक। दूसरा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक कयास को भी कहते हैं, जिस पर एक फिर थ्योरी बनती है। ये किस्म की एक थ्योरेटिकल है, लेकिन फिर जो है जिस तरह हम कहते हैं कि जिस तरह एप्पल जो था वो नीचे गिरा एक दरख्त से, फिर जो साक न्यूटन थे इन्होंने इसको परखा, जांचा। पहले ये देखा गया और दो तीन बार उसने ये सोचा कि एक चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। एक हाइपोथेसिस बन गई पहले। फिर जब उन्होंने बहुत सारे जो थिंग्स थे, सब्सटेंसेस थे, उनको ऐसे ही रिएक्ट करते हुए देखे, यानी कि जिस चीज को उसने ऊपर उठाया वो नीचे आ गई। तो फिर एक हाइपोथेसिस जो थी पहले उसके मन में, फिर एक थ्योरी बन गई, क्योंकि हर एक चीज जो थी इसी तरह मतलब नीचे जमीन पर आती थी। इसी तरह एक कयास किया जाता है कि आया अगर एक ये जो बच्चा है इसमें ये मॉल एडजस्टमेंट फील करता है, कोई एक हाइपोथेसिस बना ली जाती है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा जो है शायद इसको घर में कोई प्रॉब्लम है। इसको एक हाइपोथेसिस, एक कयास के तौर पर बनाया जाता है। फिर ये जो कयास हमारा होता है, फिर जब डेटा कलेक्ट होता है तो डेटा को फिर एनालाइज किया जाता है, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है। फिर आखिरकार एक पिक्चर सामने आ जाती है, एक फाइनल्स जिसको कहते हैं, एक कंक्लूजन सा सामने आ जाता है कि ये बच्चा जो है इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें मिसाल के तौर पर कोई ऑर्फन होता है। अगर हम मॉल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो किसी को स्टेप मदर का सामना करना पड़ता है घर में। किसी के घर में जो दो जोड़े होते हैं, कपल्स होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उनकी अनबन होती है हर रोज। इसमें भी मतलब जो बच्चा है वो क्लास में डिस्टर्ब रहता है। दिन भर जो घर में जो होता है वो सब उसकी जो वीडियो जो उसकी जहन में होती है वो फिर चलती रहती है। तो बच्चा जो है अपने आप को माल एडजस्टमेंट फील करता है, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये बच्चा जो है तन्हा रहता है, आइसोलेशन अख्तियार करता है। या कोई और बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार होगा, एंजाइटी का शिकार होगा किसी तरह से भी। किसी बच्चे में ऐसा है कि कोई हार्मोनल चेंज होती है जिस्म में, हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रीशन होता है किसी हार्मोन का, या कोई हार्मोन कम सिक्रीट होता है, उसमें से भी इंसान को एक डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। या कोई और एक मसला है कि विचक्राफ्ट का मसला हो, और जिसको कहते हैं वो जादू टोना, वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। मैंने एक बात यहाँ पर अर्ज की कि माल एडजस्टमेंट की, तो फिर एक कयास किया जाता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो फिर जब सारे जो डेटा जो है जो कलेक्ट होता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर फाइनली एक सॉल्यूशन पर इंसान आ जाता है। इसकी रेमेडी फिर दी जाती है, इसका इलाज फिर ढूंढा जाता है, इसको एड्रेस किया जाता है। तो अगर कोई फिजिकल मसला हो या मेंटल मसला हो, जहनी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर, तो फिर डॉक्टर का मशवरा लिया जाता है। या अगर कोई नॉर्मल सा मसला हो तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सहॉर्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम
اچھی سبق آموز ایڈوائس بھی کہتے ہیں. تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن اس بچے کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کی جاتی ہے. تو کہاں سے کلیکٹ کی جاتی ہے؟ پہلے ہم سپوز ایک فرینڈ سے کلیکٹ کریں گے اسکول میں یا کلاس میٹس. نیبرنگ چلڈرن کیونکہ بچے کی جو لابی ہوتی ہے انہی سے زیادہ پتہ چلے گا ہمیں. فرینڈس، کلاس میٹس، نیبرنگ چلڈرن، اور پھر ہم فیملی میں پیرنٹس کو اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں گے کیا مسئلہ ہے. پھر گھر میں اور افراد خانہ بھی ہوتے ہیں. اس میں سے پہلے آتا ہے سبلنگس، جو اس بچے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے. اور بہت سارے جو افراد خانہ ہوتے ہیں ادرس، ان سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ بچہ جو ہے اس طرح بہیو کیوں کرتا ہے. اگر کوئی سلو لرنر ہے، اگر کوئی مال ایڈجسٹمنٹ فیل کرتا ہے، اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹر ہے، اگر کوئی ڈیلیوکائنٹ ہے، تو ان کیسز میں سے ایک ہی تو کیس ہوگا. تو یہ ایسے کیوں کرتا ہے، اس کے بارے میں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کی جاتی ہے. اور ایک چیز ہے کہ پھر سوسائٹی میں بھی یا کمیونٹی میں بھی اس بچے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا یہ بچہ ایسے کیوں کرتا ہے، اس کا وتیرہ ایسے کیوں ہے، اس کا چال ڈال یا اس کا چال چل ایسے کیوں ہے. اور ایک چیز وہ یہاں پر آتی ہے کہ انالیسز آف ڈیٹا. اس ڈیٹا کو بالکل باریک بینی سے پرکھا جاتا ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے. پھر آخرکار پر ایک استاد جو ہے یا جس نے یہ کیس سٹڈی جو ہے اپنے ذمہ لی ہوگی، یہ کوئی آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتا ہے، ایک استاد بھی ہو سکتا ہے. تو ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے پھر انسان، پھر اس کی ریمیڈی دی جاتی ہے. اگر استاد تک ہوگی تو وہ پیرنٹس کی کوآپریشن سے اس کی ریمیڈی دے گا. اس کے علاج کے لیے اس کی گائیڈنس ہوگی، اس کی کاؤنسلنگ ہوگی، اس کی ایکسپورٹیشن ہوگی، اس کو ایڈوائس دی جائے گی، اویلیبل ایڈوائسز دی جائے گی. لیکن اگر کوئی فزیکل مسئلہ ہو، اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، تو پھر ایک ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لی جاتی ہے، ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ لیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اہم اسٹیپ آ جاتا ہے فالو اپ. یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اگر ہم نے ریمیڈی دی تو اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. تو اس کو observe پھر کیا جاتا ہے. observe کے بعد ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں we have to see the results. ہمیں پھر اس کے رزلٹس دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ بچہ اس میں کچھ چینج آ گئی یا نہیں آ گئی. یہ بھی بہت ہی ضروری ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیس اسٹڈی کیوں کرتے ہیں، اس کی پرپز، اس کے مقاصد کیا ہے. تھوڑا بہت ہم یہاں پر اس کے بارے میں ذکر کریں گے. اس کی پرپز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس کے مقاصد بھی کیا ہے. تو پہلے جو ہے کہ پرابلم ٹو لوکیٹ or to diagnose the problem. بچے میں جو بھی پرابلم ہوگی اس کو لوکیٹ کرنا ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، ریمیڈی دی جاتی ہے، اس کو علاج کی جاتی ہے.
चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, किसी डॉक्टर से हो, या खुद इंसान कर सके। इसमें डॉक्टर के पास भी मशवरा लिया जाता है और खुद एक अच्छे काउंसलर की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। वेटरन उस्ताद जो है, एक होनहार उस्ताद जो है, ये सब कुछ कर सकता है। इसका एक और मसला ये है कि any soul should not get wasted। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो बच्चा है, कोई नफ्स जो है, कोई इंसान जो है, सोल जिसको कहते हैं, कोई इंसान जो है, कोई नफ्स जो है, वो ज़ाया न होने पाए, क्योंकि हर एक इंसान जो है इम्पोर्टेंट है। अशरफुल मखलूकात में से एक नफ्स है, एक सोल है, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम रह गई तो फिर वो जो है फ्यूचर में आगे चलकर वो अपने माँ बाप पर भी बोझ बन जाता है, अपने भाई बंधु पर भी बोझ बन जाता है, सोसाइटी पर भी बोझ बन जाता है। तो उस बेचारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पर हम बिल्कुल बताएंगे कि आपको, ये पहले आइडल माउथ बन जाएगा बेचारा, बिल्कुल बेकार घर में पड़ा रह जाएगा। इसमें फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी, डिपेंडेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि किसी के दस्त निगर रहेगा, किसी की ज़ेरी कफालत रहेगा, किसी के सहारे इसको जीना पड़ेगा, किसी के आसरे पर जीना पड़ेगा इसको। यानी कि इसको एक ऐसा मान लीजिएगा कि अब एक उजेरन सी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और एक चीज़, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ये बच्चा जो है आगे चलकर एक जवान बन सकता है, तो फिर इसको ह्यूमिलेशन का शिकार भी होना पड़ेगा, ह्यूमिलेशन। क्योंकि जो आइडल माउथ्स होते हैं, जो बेकार होते हैं आजकल के ज़माने में, पहले जब ज़माने में ऐसा चलता था कि घर में 10 अफराद खाना होते थे, एक कमाता था, उस सारे बाकी सारे काम करते थे, थोड़ा बहुत घर में डोमेस्टिक काम, हाथ बटाई करते थे एक दूसरे की, तो चलता था। रोजी रोटी का मसला जो था वो एक ही कमाता था उस वक़्त, तो बाकी सब जो थे वो हाथ बटाई का काम करते थे। तो घर जो था वो खुशी खुशी, एक खुशहाल घर जो था वो अपनी ज़िंदगी जो, अपनी गुजर बसर जो बड़े बेहतरीन तरीके से करता था। लेकिन आजकल क्या है कि अगर घर में 10 अफराद खाना है तो 10 में से तकरीबन 7 या 8 जो है वो उनको वो अर्निंग हैंड होने चाहिए, फिर जो है बाकी 2-3 जो है इनमें से निकल जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आइडल माउथ के लिए, या एक डिपेंडेंट इंसान के लिए, या एक बेकार इंसान के लिए, दूसरों के लिए कोई टाइम नहीं है आजकल। तो ये जब इसकी ह्यूमिलेशन हो जाएगी, तजलील हो जाएगी सोसाइटी में, तो ऐसा होगा कि आगे चलकर ये बच्चा जो है, ये जवान जो है, इस समाज पर बोझ बन जाएगा। तो इसकी ज़िंदगी जो है वो मिजरेबल बन जाएगी, उजेरन बन जाएगी। तो इसके लिए जिम्मेवार पहले माँ बाप है, दूसरे उस्ताद है, फिर सोशल सेटअप है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इनकी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। पहले मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे उस्ताद को, फिर बच्चे को, फिर सोशल सेटअप जिसको कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, उसमें पेरेंट भी आते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो ज़ाया ना होने पाए, एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज़ाया ना होने पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल।